हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सो इस लेक्चर में हम अपना अनएम्प्लॉयमेंट का जो पैराग्राफ है उसको कंटिन्यू करेंगे। अनएम्प्लॉयमेंट लीड्स टू वेस्टेज ऑफ मैन पावर। पीपल हु आर एन एसेट आर दी फॉर द इकोनॉमी टर्न इनटू अ लाइबिलिटी. There is a feeling of hopelessness and despair among the youth. People do not have enough money to support their family. Inability of educated people who are willing to work to find gainful employment implies of great social waste. सो यहाँ पे आपको बताया है कि जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं वो वेस्टेज हो जाते हैं मैन पावर रिसोर्स की. लोग एसेट की जगह लाइबिलिटी में टर्न कर जाते हैं. एक सेंस ऑफ होपलेसनेस होती है और जो यूथ होता है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा रेस्टलेस सा फील कर रहा होता है. इनफ पैसा नहीं होता कि वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकें. एंड इनएबिलिटी ऑफ एजुकेटेड पीपल हु आर विलिंग टू वर्क टू फाइंड गेनफुल एम्प्लॉयमेंट इम्प्लाइज टू अ ग्रेट सोशल वेस्ट. और वो लोग जो कि एडुकेटेड तो हैं लेकिन वो जॉब नहीं कर पा रहे हैं तो वो ऐसे में एक बहुत बड़े सोशल वेस्ट का कारण बन जाते हैं. देखिए, अब इसका एग्जाम्पल जो है वो मैं आपको एक कोई ट्रेडिशनल एग्जाम्पल तो नहीं दे रहा हूँ, बट अगर आप लोग सोच के देखें तो यू विल फाइंड इट ट्रू. आप लोगों को पता होगा एक ऐप है जिसका नाम है टिकटॉक. हो सकता है आपने उसकी वीडियोस देखी हो या आप लोगों ने भी उसकी वीडियोस बनाई हो. सो व्हाट डू यू थिंक कि जो टिकटॉक है उसमें क्या होता है? इट इज़ जस्ट अ वेस्टेज ऑफ टाइम. लेकिन आप ये सोच के देखिए कि जो लोग उन वीडियोस को बना रहे हैं, क्या उन लोगों में एनर्जी नहीं है? आप लोग कभी उन वीडियोस को देखेंगे तो उसमें बहुत क्रिएटिविटी है. उसमें जो लोग हैं वो लिप सिंक कर रहे हैं, वो कॉमेडी कर रहे हैं, वो बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, ठीक है. इसके अलावा भी बहुत बहुत कुछ कर रहे हैं और हर एक चीज़ में ही बहुत एनर्जी लगती है, हर एक चीज़ में ही बहुत एफिशिएंसी लगती है. तो ऐसा नहीं है कि जो लोग टिकटॉक को यूज़ कर रहे हैं या फिर उनकी वीडियोस बना रहे हैं वो लोग जो हैं वो वो वर्थलेस हैं. ऐसा कुछ नहीं है. जो उनका कंटेंट है वो वर्थलेस है. उनका जो कंटेंट है उससे कुछ एंटरटेनमेंट के अलावा और कुछ नहीं है वो, ठीक है. लेकिन अगर हम बात करते हैं उन लोगों की तो उनमें बहुत एनर्जी है. अब क्योंकि इंडिया में जॉब्स नहीं है, क्योंकि इंडिया में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ यू कैन से इकोनॉमिक सपोर्ट नहीं है, तो इसकी वजह से हमारा जो यूथ है वो बहुत टाइम वेस्ट करता है. एंड सोशली अगर देखा जाए तो हमें ऐसा दिखाई देता है कि जो हमारा यूथ है वो बहुत ही फ्री है, वो बहुत ही अनएम्प्लॉयड घूम रहा है. Unemployment tends to increase economic overload. The dependence of the unemployed on the working population increases the quality of life of an individual as well as society is adversely affected. When a family has to live on a bare subsistence level, there is a general decline in its health status and rising withdrawal from the school system. So यहाँ पे अगर हम बात करें अनएम्प्लॉयड लोगों की, क्या हो जाता है कि जब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है तो ऐसे में जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो लोग मतलब उन लोगों पे जो इनकी डिपेंडेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है. यानी कि जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं वो वर्किंग पॉपुलेशन के ऊपर एक लाइबिलिटी बन जाते हैं, ठीक है. और फिर इसकी वजह से क्या होता है कि हमारी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उस पर बहुत ही एडवर्सली इफेक्ट पड़ता है. ऐसी फैमिलीज जो कि सब्सिस्टेंस लेवल पे रह रही हों, यानी कि एक ऐसा लेवल जहाँ पे आपकी जो बेसिक नेसेसिटी वाली चीज़ें सिर्फ वो ही पूरी हो रही हैं, इसके अलावा आप और कुछ भी नहीं कर पा रहे हो, तो ऐसे में जनरली क्या होगा? डिक्लाइन ऑफ हेल्थ होगा एंड जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को स्कूल से निकाल लेंगे, ठीक है. अगर आप लोग देखेंगे कि जो गरीब लोग हैं, गरीब लोगों को ये नहीं पड़ी होती है कि हम कुछ हेल्दी खाना खाएं, उनको ये पड़ी होती है कि बस हमें खाना मिल जाए. और वो अपनी जगह बिल्कुल सही है, ठीक है. अगर उनको खाना सिर्फ जीने के लिए ही मिल जाए वो ही बहुत है. वो हमारी तरह लग्जरी फूड, सुपर फूड्स ऐसा कुछ नहीं खाते हैं, ठीक है. एंड अगर हम बात करें जो पुअर लोग होते हैं वो जनरली क्या करते हैं कि अगर उनकी इनकम अच्छी नहीं चल रही है तो वो अपने बच्चों को स्कूल सिस्टम से बाहर निकाल देते हैं. हेंस अनएम्प्लॉयमेंट हैज detrimental impact on the overall growth of an economy. Increase in
Unemployment is an indicator of a depressed economy. It also wastes the resources which could have been gainfully employed. If people cannot be used as a resource, they naturally appears as liability to the economy. So हमने इतने सारे पॉइंट्स पढ़े हैं अनएम्प्लॉयमेंट के, तो अब हम कह सकते हैं कि अगर हम बात करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट की, तो ओवरऑल देखा जाए तो हमारी इकोनॉमी इस चीज़ से डाउन होती है. जैसे जैसे अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करेगी वैसे वैसे ही हमारे कंट्री की जो इकोनॉमी है वो डिप्रेस होती जाएगी, एंड इसकी वजह से जो हमारे यूजफुल रिसोर्सेज हैं उनको हम वेस्ट करते जाएंगे, और एम्प्लॉयमेंट के थ्रू जितने भी गेन्स हम उनसे ले सकते थे वो भी नहीं ले पाएंगे, और ऐसे में ये एनर्जेटिक लोग जो हैं ये हमारी लायबिलिटी बन जाएंगे. सो अब इंडिया की बात करते हैं. इन केस ऑफ इंडिया, स्टैटिस्टिकली द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज लो. अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल रिप्रेजेंटेड विद लो इनकम एंड productivity are counted as employed. They appear to work throughout the year, but in terms of their potential and income, it is not adequate for them. So अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो कम है. ये बुक पुरानी है, ये बुक 2013-14 को लास्ट टाइम पब्लिश हुई थी. ठीक है, सॉरी 13-14 नहीं, 2017 में ये पब्लिश हुई है बुक. तो तब तक जो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो लो था, लेकिन आज की डेट में बहुत ज़्यादा हाई है. अगर आप लोग न्यूज़पेपर्स वगैरह देख रहे हैं या फिर अगर आप लोग टीवी चैनल्स में देख रहे हैं तो हमारा जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो इतना ख़राब हो चुका है कि इतनी अनएम्प्लॉयमेंट 45 ईयर्स बैक में थी. ठीक है, इतनी ज़्यादा हमारी अनएम्प्लॉयमेंट आज की डेट में हो चुकी है कि हम लास्ट 45 ईयर्स को मीट कर रहे हैं, विच इज़ अ वेरी वेरी बैड थिंग. ठीक है, लेकिन जो लोग हमें काम करते हुए दिखाई भी दे रहे हैं वो पूरे साल काम तो जरूर करते हैं, लेकिन उनका इनकम पोटेंशियल इतना नहीं है. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप बात करते हैं डेवलप्ड कंट्रीज की, कनाडा की, या फिर अमेरिका की, इंग्लैंड की, क्यों ऐसा है कि यहाँ के जो अनपढ़ लोग हैं, पंजाब के जो अनपढ़ लोग हैं, या कह लो कि पूरे के पूरे कंट्री के ही जो अनपढ़ या फिर कम पढ़े लिखे लोग हैं वो भी बाहर जाके बहुत अच्छी इनकम्स को जनरेट कर लेते हैं. ठीक है, ऐसा इसलिए है क्योंकि वहाँ पे जो वेजेस हैं वो काम के हिसाब से फिक्स की गई हैं. लेकिन अगर हम इंडिया में बात करते हैं तो इंडिया में काम बहुत ज़्यादा लिया जाता है, लेकिन उस हिसाब से इनकम नहीं दी जाती है. The work that they are pursuing seems forced upon them. हमारे इंडिया में जो लोग काम कर भी रहे हैं अगर उनको देखा जाए तो ऐसा दिखता है कि जैसे उन पे जो काम है वो थोपा जा रहा है. ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? इसका एग्जाम्पल बहुत ही सिंपल हो सकता है. आपके पेरेंट्स जो हैं वो एम्प्लॉयड होंगे. ठीक है, अब आपके जो पेरेंट्स हैं जब वो सुबह उठते हैं, क्या वो बहुत एक्साइटेड होते हैं? क्या वो ऐसे कहते हैं कि यस मज़ा आ गया, आज तो हम काम करने के लिए जाएंगे, आज तो हम अपने ऑफिस में फट्टे चक देंगे, कुछ ऐसा सा कहते हैं? ऐसा कुछ भी नहीं होता है. ठीक है, आपके जो पेरेंट्स हैं वो बड़ी मुश्किल से उठते हैं. ठीक है, बड़ी मुश्किल से इन द सेंस अब क्योंकि उनको उठना है तो उनको उठना ही पड़ेगा. ठीक है, बट वो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक अपने काम के लिए नहीं होते हैं. कुछ एक्सेप्शंस हो सकती हैं, लेकिन आप लोगों को पता ही होगा कि आपके जो पेरेंट्स हैं वो शाम को जब आते होंगे तो बोलते होंगे अरे काम बहुत है, आज उसने मुझे ये कह दिया, आज ये हो गया, आज वो हो गया. ठीक है, सो ज़्यादातर जो लोग हैं इंडिया में वो अपने काम से, वो अपनी एम्प्लॉयमेंट से खुश नहीं हैं. ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा बुक कह रही है, और ये हम रियलिटी में भी खैर देख ही रहे हैं. दे में देयरफॉर वांट अदर वर्क ऑफ देयर चॉइस. ठीक है, यहाँ के जो लोग हैं वो चाहते हैं, यहाँ के नहीं पूरे वर्ल्ड के लोग यही चाहते हैं कि वो काम करें जिनके लिए वो पैशनेट है. लेकिन इंडिया में जो सैलरीज हैं वो इतनी लिमिटेड हैं कि हम अपने पैशन को फॉलो नहीं कर पाते हैं. पुअर पीपल कैन नॉट अफोर्ड टू सिट आइडल. दे टेंड टू एंगेज इन एनी एक्टिविटी इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स अर्निंग पोटेंशियल. अगर हम पुअर लोगों की बात करें तो वो आइडल बैठना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है तो वो आइडल नहीं बैठ सकते हैं. तो इसलिए उन्हें कुछ भी काम करना पड़ता है, इररिस्पेक्टिव के उनकी अर्निंग पोटेंशियल क्या होगी. कभी कभार वो 100 रुपये का भी काम करते हैं, कभी कभार 200 रुपये पर डे का काम करते हैं, 300 का भी और कभी कभार 500 का भी. लेकिन कुछ फिक्स नहीं है कि हम 500 रुपीज पर डे वाला काम ही करेंगे.
अगर उनको 100 रुपीज वाला भी करना पड़ा किसी दिन तो वो भी करते हैं. देयर अर्निंग कीप्स देम ऑन बेयर सब्सिस्टेंस लेवल. और अगर हम बात करें तो जो उनकी अर्निंग है वो उनको सब्सिस्टेंस लेवल पे बनाए रखती है, यानी कि वो अपनी नेसेसिटी के अलावा और कुछ भी नहीं खरीद पाते हैं. वो हमारी तरह बाहर जाके पिज़्ज़ा नहीं खा सकते, वो हमारी तरह बाहर जाके बर्गर्स नहीं खा सकते, वो हमारी तरह बाहर जाके अच्छे अच्छे हेडफोन्स नहीं ले सकते, फ़ोन्स नहीं ले सकते, जो ब्लूटूथ के सिस्टम्स हैं वो नहीं वो ले सकते हैं, जिम ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, लग्जरी फूड्स नहीं खा सकते हैं, अच्छी ट्रैवलिंग नहीं कर सकते हैं. ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें वो लोग नहीं कर सकते हैं, जो कि हमें अपने लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट लगता है. Moreover, the employment structure is characterized by self-employment in the primary sector. The whole family contributes in the fields, even though not everybody is really needed. So there is disguised unemployment in the agriculture sector, but the entire family shares what has been produced. This concept of sharing of work in the field and the produce raised reduces the hardship of the unemployment in the rural sector, but this does not reduce the poverty of the family. Gradually, surplus labor from every household tends to migrate from village in search of job. So यहाँ पे हमें बताया है कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो है वो एक प्राइमरी सेक्टर में बहुत ज़्यादा होता है. एंड यहाँ पे भी अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर जो है वो अपने हाईएस्ट पीक पे है. अब होता क्या है कि जब हम गांव में जाते हैं, जब भी हम वहां पे जाके देखते हैं कि पूरी की पूरी फैमिली ही खेतों में काम कर रही होती है, फील्ड्स में काम कर रही होती है, तो वहां पे हो क्या रहा होता है कि बहुत सारे जो लोग हैं वो अनएम्प्लॉयड बैठे हैं, लेकिन एक ही बंदा सारा का सारा काम करे, इतना पैसा मिलता नहीं है. तो वो बंदा क्या करता है कि वो अपनी हार्डशिप को डिवाइड करने के लिए आसपास के लोगों से हेल्प ले लेता है. आसपास के लोगों से मतलब अपने जो घर वाले हैं उनसे हेल्प ले लेता है. ऐसे में क्या होता है कि जो काम है वो तो बट जाता है, लेकिन उनकी जो उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन होती है वो चेंज नहीं होती है. ठीक है, उनकी जो पॉवर्टी है, फैमिली की जो पॉवर्टी है वो चेंज नहीं होती है. हार्डशिप जो है वो तो डिवाइड हो जाएगी, लेकिन फैमिली की जो पॉवर्टी स्टेटस है वो चेंज नहीं होता है. और ऐसे में फिर कुछ लोग होते हैं जो कि माइग्रेट कर जाते हैं फ्रॉम विलेज टू सिटीज इन सर्च ऑफ जॉब्स. ठीक है, ताकि उन्हें अच्छी जॉब मिले. सो इस तरीके से जो एम्प्लॉयमेंट है वो हमारे कंट्री में होता है. सो नेक्स्ट पैराग्राफ में हम प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे कि किस में कितनी एब्जॉर्प्शन है, यानी कि कहाँ पे जॉब्स की अवेलेबिलिटी कितनी ज़्यादा है. आप लोग फ्यूचर में जॉब्स करने वाले हो तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जॉब्स की अवेलेबिलिटी कहाँ है, इसलिए ये पैराग्राफ पढ़ना इंपॉर्टेंट है. लेट अस डिस्कस अबाउट द एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो इन द 3 सेक्टर्स मेंशन्ड अर्लियर. Agriculture is the most labor-absorbing sector of the economy. In recent years, there has been a decline in the dependence of population on agriculture, partly because of the disguised unemployment discussed earlier. Some of the surplus labor in agriculture has moved either to secondary or tertiary sector. अगर हम बात करते हैं most absorbing sectors of the economy, तो वो है एग्रीकल्चर. यानी कि सबसे ज़्यादा लोग जो हैं इंडिया में वो एग्रीकल्चर से एम्प्लॉयड है. ठीक है, अगर मैं पूरे इंडिया की बात करता हूं, पूरे के पूरे इंडिया का 50% पॉपुलेशन जो कि एम्प्लॉयड है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में. ठीक है, 30% जो है वो किस में है, सेकेंडरी सेक्टर में. एंड सिर्फ और सिर्फ 20% जो है वो है टर्शरी सेक्टर में. तो अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कंपटीशन कहां पे ज्यादा है. 50% में कंपटीशन ज्यादा होगा या 20% में? ऑब्वियसली 50% में. सो एग्रीकल्चर एक ऐसा सेक्टर है जहां पे बहुत ज्यादा लेबर काम करती है, लेकिन वहां कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है. टर्शरी सेक्टर जहां पे हमें सर्विसेज देनी होते हैं, जहां पे हम एक टीचर बन सकते हैं, जहां पे हम एक बैंकर बन सकते हैं, हम एक बिजनेसमैन बन सकते हैं. यहां पे क्या है कि यहां पे लोग कम है, 20% लोग हैं सिर्फ, लेकिन यहां पे कंपटीशन उतना ही कम है. तो आप लोगों को जॉब्स के लिए टर्शरी सेक्टर की तरफ देखना चाहिए. एक बारी वो भी पढ़ लेते हैं. In secondary sector, small scale manufacturing is the most absorbing
sector. In case of tertiary sector, various new services are now appearing like biotechnology, information technology, and so on. Let us read a story to know how people could become an asset for the economy of a village. तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बता ही दिया कि सबसे ज़्यादा जो चांसेस हैं वो टर्शरी सेक्टर में हैं, तो आप लोग टर्शरी के लिए ही अप्लाई करें. एंड अब इसके बाद एक छोटी सी स्टोरी है एक विलेज की, कि एक विलेज में रहते हुए भी कैसे हम अपनी कंट्री के लिए एक इकोनॉमी बन सकते हैं. स्टोरी ऑफ अ विलेज. There was a village inhabited by several families. Each family produced enough to feed its members. Each family met its need by the members making their own clothes and teaching their own children. तो एक विलेज है जहाँ पे बहुत सारी फैमिलीज हैं और सारे ही जो मेंबर्स हैं वो इनफ प्रोड्यूस कर पा रहे हैं अपने लिए और अपने बच्चों के लिए. सारे ही जो फैमिलीज हैं वो अपने अपनी जो नीड्स हैं उनको पूरा कर रहे हैं, चाहे वो कपड़ों की नीड्स हो चाहे वो टीचिंग की नीड हो. जो पेरेंट्स हैं वो ही अपने बच्चों को जो भी पढ़ाइयाँ हैं जो भी स्टडीज हैं वो करा पा रहे हैं. One of the families decided to send one of its son to an agriculture college. The boy got his admission in the nearby College of Agriculture. After some time, he became qualified in agro engineering and came back to the village. He proved to be so creative that he could design an improved type of plow which increased the yield of field. तो इस गांव में से एक फैमिली ने सोचा कि वो अपने चाइल्ड को भेजेंगे एग्रीकल्चर कॉलेज में. वो बच्चा जो है वो एग्रीकल्चर कॉलेज में गया, वहां पे जाके वो एक एग्रो इंजीनियर क्वालिफाइड हुआ. वो अपने घर वापस आया, वो अपने गांव वापस आया और उसने एक इम्प्रूव्ड टाइप ऑफ प्लो को डिजाइन किया विच इंक्रीज द यील्ड ऑफ व्हीट. और एंड जो वो प्लो था उसने वीट की जो यील्ड है उसको इम्प्रूव कर दिया, यानी कि वीट की जो पैदावार है उसको उसने इंक्रीज कर दिया. यानी कि अब एक पीस ऑफ लैंड में पहले अगर 50 kg हुआ करता था तो अब 60 kg या फिर 70 kg का प्रोड्यूस होने लगा. Thus, a new job of agro engineer was created and filled in the village. The family in the village sold the surplus in the nearby neighboring village. They earned good profit which they shared among themselves. Inspired by this success, all the families after some time held a meeting in the village. They all wanted to have a better future for their children too. और इसके बाद जो पैदावार है वो इतनी अच्छी होने लगी, यील्ड इतनी ज़्यादा अच्छी होने लगी कि इन लोगों ने, इस फैमिली ने अपने जो नेबरिंग विलेजेस हैं वहाँ पे जाके जो ये वीट है उसको बेचना स्टार्ट किया. एंड इस वीट को बेचने की वजह से उनके बहुत सारे प्रॉफिट्स हुए. इस प्रॉफिट से इंस्पायर होके आसपास के लोगों ने एक मीटिंग रखी और उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि उनके जो बच्चे हैं उनका फ्यूचर भी इतना ही बेटर हो जितना कि इस बच्चे का हो पाया. They requested the panchayat to open a school in the village. They ensured the panchayat that they would all send their children to the school. The panchayat, with the help of government, opened a school. A teacher was recruited from a nearby town. All the children of this village started going to school. अब पंचायत की मीटिंग हुई. पंचायत में लोगों ने सरपंच से कहा कि आप यहाँ पे एक स्कूल ओपन कराइए और हम इंश्योर करते हैं कि इस गांव के जितने भी बच्चे हैं वो इस स्कूल में पढ़ने के लिए जाएंगे. सरपंच ने गवर्नमेंट की हेल्प ली और एक स्कूल को ओपन कर दिया. अब यहाँ पे जो टीचर्स हैं वो भी रिक्रूट होने लगे और यानी कि यहाँ पे क्या हुआ कि टीचर्स की जो एम्प्लॉयमेंट है वो भी अब बनने लग गई एंड जितने भी बच्चे हैं वो अब इस स्कूल में जाने लग गए. आफ्टर सम टाइम वन ऑफ द फैमिलीज गेव ट्रेनिंग टू हिज डॉटर इन टेलरिंग. She started stitching clothes for all the families of the village, for everyone now wanted to buy and wear well-tailored clothes. तो उनमें से एक जो डॉटर है वो बन गई टेलर एंड उसने अच्छे अच्छे क्लोथ्स जो हैं वो बनाने शुरू किए. एंड उस विलेज के जितने भी लोग हैं अब वो चाहते हैं कि अब वो वेल टेलर्ड क्लोथ्स पहने. पहले भी वो क्लोथ्स पहनते थे, पहले भी वो क्लोथ्स खुद बनाते थे, लेकिन वो उतने वेल टेलर्ड नहीं थे, उतनी फिटिंग्स उनकी अच्छी नहीं थी. लेकिन अब ये जो
टेलर का कोर्स करके आई है लड़की, ये बहुत ही अच्छे कपड़े सिलती है एंड इस वजह से लोगों ने उनसे कपड़े खरीदने स्टार्ट कर दिए. Thus, another new job, that of a tailor, was created. This had another positive effect. The time of the farmers in going far for buying clothes was saved. As the farmers spent more time in the field, the yield of the farms went up. This was the beginning of prosperity. The farmers have more than what they could consume. अब अगर इसके बाद हम देखें तो फार्मर्स जो कि कपड़े खरीदने के लिए शहरों में जाया करते थे, उनका टाइम वेस्ट अब नहीं होता है, उन्होंने अपना टाइम सेव कर लिया. अब इसी टाइम को वो अपने फार्म्स में स्पेंड करते हैं एंड वहाँ पे जाके उनकी जो यील्ड है वो और भी ज़्यादा इंक्रीज होने लग गई है, जिसकी वजह से पहले अगर वो सिर्फ इतना ही कंज्यूम कर अगर वो पहले सिर्फ इतना ही प्रोड्यूस कर पाते थे जितना वो कंज्यूम करते हैं, तो अब जो उनकी प्रोडक्शन है वो अपनी कंजम्पशन से भी ज़्यादा हो गई है. सो नाउ दे कुड सेल व्हाट दे प्रोड्यूस टू अदर्स हु केम टू देयर विलेज मार्केट. Over time, this village, which formerly had no job opportunities in the beginning, had many, like teachers, tailor, agro engineer, and many more. And this was the story of simple village, where the rising level of human capital enables it to evolve into a place rich with complex and modern economic activities. तो इस तरीके से एक छोटा सा जो गांव है उसमें टीचर्स, टेलर्स, एग्रो इंजीनियर्स एंड बहुत सारे नए प्रोफेशंस बन सकते हैं और हम अपने एक पॉपुलेशन को ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट कर सकते हैं और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को बढ़ा सकते हैं. सो ये था आपके पूरे के पूरे चैप्टर में. सैटरडे को आपका इसका टेस्ट है, तो आप इसको रिवाइज करेंगे एंड सैटरडे को इसका टेस्ट देंगे. सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो स्टूडेंट्स. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन.